नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। एक बार फिर से यूसीआई कराला लाइव चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में बच्चों हम लोग जो चर्चा करेंगे पर्यावरणीय समस्याओं की और उससे कैसे हम निजात पाएं या पर्यावरणीय समस्याओं को कैसे धीरे धीरे खत्म किया जाए, इन सब चीजों के बारे में आज की वीडियो बनाई गई है। पर्यावरण पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जिस पर मैंने पर्यावरण का एक सामान्य परिचय दिया है, पर्यावरण की क्या समस्याएं थी और ये समस्याएं पहली बार हमारे सामने कैसे आई, इन सब का एक ब्रीफ डिस्कशन हमने एक वीडियो में किया है और वो उस वीडियो का लिंक आपको जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी। तो आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम लोग पर्यावरणीय समस्याओं में से एक पर्यावरणीय समस्या उठाएंगे। वैसे तो हमने लास्ट वीडियो में बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याओं की बात किया था इन्वायरमेंटल इश्यूज में। आज की जो इश्यूज है जिस पर ये पूरा वीडियो केंद्रित है उसका नाम है जैव विविधता। जैव विविधता को इंग्लिश में बच्चों कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। तो आज की पूरी वीडियो इसी बायोडाइवर्सिटी के इर्द गिर्द घूमेगी। बायोडाइवर्सिटी वाले इस टॉपिक में हम लोगों को क्या पढ़ना है इसको एक बार ब्रीफ में मैं बता दूं। जैसे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, सबसे पहले हमको यह जानना है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी किस चीज पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, कहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी कहां कम होगी। तीसरी जो चीज होगी कि ये बायोडाइवर्सिटी आखिर कम क्यों हो रही है बच्चों, लगातार इसकी चिंता हो रही है कि ये बायोडाइवर्सिटी आखिर कम क्यों हो रही है। और चौथी चीज जो हम चर्चा करेंगे कि भाई इसको कैसे बचाया जाए या इस बायोडाइवर्सिटी को रोकने के उपाय। तो इस चार बड़ी हेडिंग्स के अंतर्गत हमारा ये टॉपिक आज का कवर होगा। बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी किस पर निर्भर करती है, बायोडाइवर्सिटी लगातार धरती से क्यों कम हो रही है, और सबसे लास्ट, अगर कम हो रही है तो क्या हम इसको बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते, और अगर बचा सकते हैं तो उसके क्या क्या उपाय हैं। चलिए आज का डिस्कस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हम स्टार्ट करते हैं यहां पर कि बायोडाइवर्सिटी है क्या बच्चों। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है, जैसे नाम में इसके लग रहा है कि जैव विविधता। तो जीव जंतुओं की जो विविधता है किसी भी स्थान पर, जैसे कोई भी पर्टिकुलर प्लेस है तो किसी भी स्थान पर जीव जंतुओं और पौधों की विविधता बच्चों। अगर एक लाइन में हम डिफिनेशन इसका दें कि जैव विविधता क्या होती है, तो जैव विविधता कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेस लेंगे, वहां पर कितने प्रकार के जीव जंतु और कितने प्रकार के पौधे पाए जा रहे हैं, उसी का जो कॉम्बिनेशन होगा दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। यूपी पीसीएस हो, एसएससी हो, डीएसएसबी हो, आपसे लगातार एक क्वेश्चन बनाते हैं कि किसी भी विशेष स्थान पर जीव जंतु और वनस्पतियों की विविधता क्या कहलाएगी। तो आपको तुरंत बताना है कि यह विविधता जो है कि जैव विविधता कहलाएगी, बायोडाइवर्सिटी। बच्चों अब यहां पर एक क्वेश्चन और आपको मैं बता दूं कि ये जो जैव विविधता होती है ये दो लेवल पे है, यहां पे आपको दिख रहा है। एक तो जीव जंतुओं की विविधता है और दूसरी जो है कि यहां पर पौधों की विविधता है। तो जो प्लांट्स डाइवर्सिटी होती है इसको कहा जाता है फ्लोरा। ये कई बार पेपरों में पूछता है फ्लोरा क्या है। तो फ्लोरा का मतलब होता है बच्चों, ये जो फ्लोरा आपको यहां पे लिखा हुआ दिख रहा है, फ्लोरा का मतलब होता है जीव पौधों की विविधता। यानी विभिन्न प्रकार के पौधे, जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, पर्णपाती वन है, तो हर जगह क्या होता है कि जीव जंतुओं की विविधता आपको देखने को मिलती है। तो जीव जंतुओं की जो विविधता है और जो पौधों की विविधता है ये दोनों अलग अलग हैं। पौधों की विविधता को हम फ्लोरा कहेंगे और जीव जंतुओं की विविधता को हम बोलेंगे फौना। इसको क्या बोलेंगे? फौना।
तो फ्लोरा और फौना ये दोनों चीज आप याद रखना। ये आप लोगों को हाई स्कूल 11th की क्लास 9th की क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द फौना एंड फ्लोरा। तो फ्लोरा का मतलब होता है इट इज अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट या इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स। और फौना का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज एनिमल स्पीसीज। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइंड कर दें, जैसे कि अगर हम ये कह दें कि फ्लोरा और फौना अगर एक साथ किसी बड़े से एरिया में हमको दिख रहे हैं तो इसी फ्लोरा और फौना को हम मिलाकर क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी अभी तक आपने बहुत अच्छे से समझ लिया कि बायोडायवर्सिटी जीव जंतु और वनस्पतियों की विविधता होती है। जीव जंतुओं की विविधता को फौना और वनस्पति या पौधों की विविधता को फ्लोरा कहते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कि क्या इस जैव विविधता जो वर्ड है, इस वर्ड को यूज करने वाले लोग या इस शब्द को बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, किन्होंने पूरी दुनिया में सबसे पहले इन शब्दों का जो है कि बात किया था। तो यहां पर एक व्यक्ति है जिनका नाम है वाल्टर जी रोजन। ये नाम बिल्कुल याद रखना, एसएससी से लेकर तमाम परीक्षाओं में आपसे ये नाम देखने को मिलेगा पेपर में, वाल्टर जी रोजन। ये पहला आदमी था जिन्होंने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था बच्चों। तो अगर आपसे वो पेपर में पूछें कि बीडी शब्द का यानी बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति, कई बार ये क्वेश्चन आया है कि किस आदमी ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, तो आपको बताना है वाल्टर जी रोजन। वाल्टर जी रोजन के अलावा और भी लोग हैं इसमें जिन्होंने जैव विविधता के लिए काम आगे बढ़ाया। जैसे नॉर्स का नाम आता है, मैकमेनस का नाम आता है। इन लोगों ने, नॉर्स एक बड़ा नाम है, नॉर्स, नॉर्स के अलावा मैकमेनस, ये कुछ नाम और है जिन्होंने बायोडायवर्सिटी टर्म को यूज किया था। बट द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया और पूरी दुनिया के सामने ला के रखा कि व्हाट इज द बायोडायवर्सिटी, दैट इज वाल्टर जी रोजन। चलिए वो इसके बाद हम लोग जो आगे की बात करेंगे बच्चों, यहां पर जैव विविधता में, जैव विविधता में जो हम लोग आगे की बात अभी करने वाले हैं, इस पृथ्वी पर जो पीडी है यानी बायोडायवर्सिटी है वो हर जगह एक समान नहीं है। पहले तो ये जान लेना, हर जगह एक समान नहीं है। इसका मतलब है कहीं कहीं पर आपको जीव जंतु बहुत ज्यादा वनस्पति दिखेंगे और कहीं कहीं पर बिल्कुल वीरान सा दिखेगा। तो यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि स्पेशली बायोडायवर्सिटी किन कारकों पर निर्भर करती है, यानी बायोडायवर्सिटी को निर्धारित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। वैसे बच्चों अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी कि इस पर डाइवर्सिटी निर्भर करती है, इस पर करती है, इस पर करती है। कम से कम 10 पॉइंट 20 पॉइंट आपको किताबों में लिखा हुआ दिख जाएगा। यहां पे मैं दो सबसे महत्वपूर्ण कारक बता रहा हूं जिन पर एसएससी डीएसएसबी सारे ने अपने एग्जाम में क्वेश्चन बना रखा है। तो पृथ्वी पर बायोडाइवर्सिटी हर जगह एक समान नहीं है, कहीं पर अलग है, कहीं पर अलग है। तो स्पेशली बायोडायवर्सिटी किस पर निर्भर करती है, तो यह किस पर निर्भर करती है, अगर इस क्वेश्चन को आपसे कोई पूछ ले कि बायोडायवर्सिटी एक्चुअल में किस पर निर्भर करती है, तो इसके दो आंसर आपको देने हैं। सबसे पहले डायवर्सिटी निर्भर करती है तापमान पर, बच्चों याद रखिएगा, टेम्परेचर। तो क्या बायोडायवर्सिटी का टेम्परेचर के साथ पॉजिटिव रिलेशन है या निगेटिव रिलेशन है। इसका मतलब ये कि अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तो बायोडायवर्सिटी क्या होगा, हाई होगा वहां या कम होगा। तो जाहिर सी बात है उच्च तापमान हमेशा उच्च जैव विविधता को दिखाता है। गर्मी आपको चाहिए प्रजनन के लिए। जैसे आप इसका एक शानदार उदाहरण दे सकते हैं कि हमारे इंडिया में या हमारे जैसे जो भी विषुवत रेखा के आसपास के देश हैं, यहां पर इतनी जनसंख्या क्यों है, क्योंकि इन लोगों के अंदर टेम्परेचर के कारण प्रजनन क्षमता ज्यादा होती है। यहाँ के लोग ज्यादा बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी रखते हैं, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे फिर क्या हो, कोई मानव हो।
अगर आप यही यूरोप में चले जाओ, यूरोप बिल्कुल ठंडा सा प्रदेश है, तो जब ठंडा है तो इसका मतलब है उनकी प्रजनन शक्ति वहां पर काफी कम होती है या काफी कमजोर सी होती है। तो आप देखोगे कि बहुत सारे ठंडे प्रदेशों से पक्षी हैं, जैसे साइबेरियन है, ग्रेट हॉर्नबिल है, ये सब क्या करते हैं कि उड़कर इंडिया में आते हैं गर्मी में, कि इनकी ताकि प्रजनन जो है कि अच्छा माहौल यहाँ मिल सके और वो प्रजनन कर सके। तो जो ये फर्टिलिटी है, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेट करती है टेम्परेचर के कारण। तो जब टेम्परेचर हाई होता है तो वहां पर प्रजनन कैपेसिटी भी हाई होता है, इस वजह से बायोडायवर्सिटी इन एरियाज में ज्यादा होगा। तो एक चीज याद रखना, बायोडायवर्सिटी को निर्भर करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है तापमान। अब ऐसा नहीं है कि अब आप रेगिस्तान में चले जाओ, 40 डिग्री टेम्परेचर है, कहो कि यहाँ पे काफी बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो टेम्परेचर के साथ जो दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट है, यानी बिना इसके टेम्परेचर हाई रहने का कोई फायदा नहीं है। वो दूसरी जो चीज यहाँ पे आपको दिखेगी, जिसको हम कह सकते हैं कि बायोडायवर्सिटी को निर्धारित करने वाला दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है, वो है वर्षा, रेनफॉल। बच्चों याद रखिएगा। तो दुनिया के उन स्थानों को आप देख लो जहां पर हाई टेम्परेचर के साथ हाई रेनफॉल होता होगा, यानी कि अगर टेम्परेचर हाई है तो साथ में वहां पे वर्षा भी हाई होनी चाहिए, ये कंडीशन है। ऐसा नहीं कि हम रेगिस्तान में मरुस्थल में चले जाए राजस्थान में और कहें कि यहां तो बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, है ही नहीं। रेगिस्तान में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि रेगिस्तान में गर्मी तो है लेकिन वर्षा नहीं है। तो दुनिया के उन स्थानों पर सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगी जहां पर टेम्परेचर के साथ साथ वर्षा भी ज्यादा होना चाहिए। वर्षा अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे 200 सेंटीमीटर के अप्रोक्स में है, उसके आसपास में है, तब तो बायोडायवर्सिटी आपको बहुत तगड़ी मिलने वाली है। तो यहां पर बच्चों आप एक चीज याद रखिएगा, बायोडायवर्सिटी वैसे तो निर्भर अनेक कारकों पे करती है, बहुत सारी चीजें। कोई कहेगा कि बढ़िया मौसम होना चाहिए, कोई कहेगा कि बढ़िया आवास होना चाहिए, बढ़िया ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये सब तमाम चीजें हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण दो चीजें हैं जिन पर बायोडायवर्सिटी डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर और फिर रेनफॉल। अब बात करेंगे कि इस पूरी पृथ्वी पर ऐसे कौन कौन से प्लेसेस आपको दिख सकते हैं जहां पर कि हाई रेनफॉल के साथ साथ हाई टेम्परेचर आपको देखने को मिले। तो ऐसे स्थान आपको सिर्फ और सिर्फ पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा दिखेंगे विषुवत रेखा के आसपास। ये जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में हम अगर चलें, तो जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में जो लाइन खींची गई है, यही विषुवत या भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन है। इस इक्वेटर लाइन पर क्या होता है कि सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। यहां सूर्य हमेशा वर्ष भर बिल्कुल सीधा चमकता है। तो जब यहां सीधा चमकता है तो यहां पे टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, हाई होगा। और आपको पता है कि इस विषुवत रेखा से जैसे हम ध्रुव की ओर जाएंगे बच्चों, ये जो ध्रुव आपको दिख रहा है यहां पर, जैसे हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होने लगेगा। इधर भी जाएंगे तो यहाँ पे भी टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाएगा और बर्फ ही बर्फ आपको ध्रुव पे दिखेगा। इन दोनों जगह पर आपको बर्फ ही बर्फ दिखेगा। तो पहले तो टेम्परेचर आपको हाई जो दिख रहा है वो विषुवत रेखा के आसपास ही दिख रहा है। इसका मतलब है कि इस विषुवत रेखा के आसपास ये जो एरिया आपको दिख रहा है, इसी एरिया में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। दूसरी चीज, जब यहां विषुवत रेखा के आसपास टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो यहां पर डे की एक खासियत होती है कि पर डे यहां एक वर्षा होती है जिसको कन्वेक्शनल रेन कहते हैं। कन्वेक्शनल रेन का मतलब होता है संवहनीय वर्षा। बच्चों, संवहनीय वर्षा का मतलब यह होता है कि इन एरियाज में जैसे दिन होगा, सूर्य गर्म मतलब उग जाएगा और फिर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। जब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो समुंदर इसके बीच में या पानी जो भी है वो गर्म होगा, गर्म पानी वाष्प में बनेगा, वाष्प बनकर वो ऊपर जाएगा। इस एरिया की बात कर रहे हैं जहां टेम्परेचर हाई है। जब टेम्परेचर हाई होगा तो पानी गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा
तो टेम्परेचर फिर धीरे धीरे लो होगा, क्योंकि आपको पता है धरती से जब हम ऊपर जाते हैं तो 165 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जाता है। तो 165 मीटर गए, फिर 165 मीटर गए, फिर गए, तो ऐसे धीरे धीरे वाष्प ऊपर जाता है, टेम्परेचर डाउन होने लगता है। टेम्परेचर जब डाउन होता है तो जो वाष्प होता है वो कंसोलिडेट होकर या संघनित होकर पानी की बूंद में बदल जाता है, और जब पानी की बूंद में बदलता है तो उसका वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, और वेट बढ़ने से फिर वो क्या करता है, नीचे टप 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 गिरने लगता है। इसी को हम कन्वेक्शनल रेन कहते हैं। ये पर डे यहां पर होगा, इस रीजन में आपको पर डे कन्वेक्शनल रेन देखने को मिलेगा। तो यहां पर दोनों चीज हो गई, एक तो आपको टेम्परेचर हाई दिख गया और दूसरा कन्वेक्शनल रेन हो गया। तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर एज वेल एज कन्वेक्शनल रेन, दिस एरिया इज सो रिच इन बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो एरिया है, ये इक्वेटर लाइन के आसपास का एरिया, ये बिल्कुल बायोडाइवर्सिटी में रिच है, और यहां पर पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जैसे क्वेश्चन मान लो पेपर में मैंने आपसे पूछा कि इस पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां आपको देखने को मिल सकती है। ऑप्शन नंबर 1 दे दिया, मान लीजिए यहां पे ध्रुव पर, जो यहां ध्रुव है। ऑप्शन नंबर 2 दे दिया कर्क रेखा, ये जो कर्क रेखा है यहां पर। ऑप्शन नंबर 2 दे दिया यहां जो मकर रेखा है उस पर। या ऑप्शन नंबर 4 दे दिया हमने यहां पर, ये जो विषुवत रेखा है। तो बच्चों आंसर आपका क्या होगा, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा पर आपको सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलेगी। एक क्वेश्चन यहीं पे और पूछता है कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे, बच्चों ये देखिए, उत्तरी ध्रुव की तरफ आप जाओ चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ आओ, बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी या कम होगी। तो सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी यहीं पर है। ऊपर जाएंगे तो बायोडायवर्सिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और ध्रुव पर बिल्कुल नाम मात्र की बायोडायवर्सिटी रहेगी। एक आध तो कोई जीव जंतु दिख जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं वहां दिखने वाला है। तो ये कहने का मतलब है इस एरिया में जो टेम्परेचर और वर्षा ज्यादा है तो यहाँ पे बायोडायवर्सिटी आपको ज्यादा मिलेगी। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे जो अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे, जैसे हमने ये तो समझ लिया बायोडायवर्सिटी क्या है, बायोडायवर्सिटी किस पर निर्भर करती है, पहला आदमी जिसने बायोडायवर्सिटी के बारे में पूरी दुनिया को बताया, इन सारी चीजों की बात हो चुकी है। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर इस बायोडायवर्सिटी पे बात क्यों हो रही है, बात क्यों हो रही है इस पर। आप ये देख लो कि बायोडायवर्सिटी पर बात होने का जो सबसे बड़ा कारण है कि इस धरती की जो जैव विविधता थी, धरती की जैव विविधता लगभग 50% खत्म हो चुकी है। यानी कि इस पूरी धरती की 50% बायोडायवर्सिटी लगभग खत्म हो चुकी है। 50% जो जीव जंतु हैं वो इस बढ़ते टेम्परेचर या बदलते जलवायु परिवर्तन में सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण वो धरती से लगातार खत्म होते जा रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इस जैव विविधता के कम होने के क्या क्या कारण हैं। तो कारण की बात बच्चों हम करेंगे, जैव विविधता में कमी के प्रमुख कारण, और कारणों में सबसे पहला जो कारण और सबसे ज्यादा पेपर में आपसे पूछेगा कि जैव विविधता के कम होने का सबसे प्रमुख कारण बताइए, तो जैव विविधता के कम होने का सबसे प्रमुख कारण होता है आवासीय विनाश। बच्चों आवासीय विनाश का मतलब होता है किसी भी स्पीसीज का, चाहे वो जीव जंतु हो या वनस्पति हो, अगर वो जिस आवास में रहता है, जिस हैबिटेट में रहता है, उसके आसपास का जो इकोसिस्टम है या जो भी उसके आसपास का पूरा एक तरीके से कह लो नीच उसको कहते हैं, अगर वो है तो नीच, अगर आप उसके नीच को डिस्टर्ब करेंगे तो वो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो कि हम लोग सुंदर सुंदर घर बनाकर अच्छे अच्छे जगह पे साफ सुथरे घर में रह रहे हैं, अगर कोई ऐसी स्पीसीज आ जाए और हमारे इन घरों को लगे तोड़ने खत्म करने लगे तो फिर हम धीरे धीरे क्या होंगे,
मरने लगेंगे, और मरने के बाद हमारी संख्या जो इस समय 8 अरब पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है, वो कहीं ना कहीं लगातार कम होगी। हो सकता है कि एक ऐसा भी समय आए कि मानव का इस धरती पे नामो निशान ही न बचे, क्योंकि कभी भी ये हो सकता है कि धरती से कोई भी स्पीसीज खत्म हो सकती है, क्योंकि हर स्पीसीज के लिए एक पर्टिकुलर हैबिटेट चाहिए होता है, जिसको हम कहते हैं आवास। तो ये जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है बच्चों, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा रीजन है जैव विविधता के कमी का। यूपीपीसीएस ने कई बार अपनी परीक्षाओं में, एसएससी ने कई बार अपनी परीक्षाओं में पूछा है कि विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, या विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इन फॉर द डिक्लाइनिंग इन बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के डिक्लाइन करने में, बायोडाइवर्सिटी के घटने में, मैंने बोला अभी जस्ट की पृथ्वी पर आधी जैव विविधता बची है, तो ये जो आधी जैव विविधता खत्म हुई, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आवासीय विनाश। जैसे क्वेश्चन बच्चों मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, अभी ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2023 में आया हुआ है। तो यूपीपीसीएस 2023 में इन्होंने क्या क्वेश्चन डाला कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए, ह्रास मतलब डिक्लाइन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर इन्होंने बताया, जैसे ऑप्शन नंबर ए में इन्होंने दे दिया कीट नियंत्रण, कीट नियंत्रण है इसके लिए कारक। ऑप्शन नंबर 2 में इन्होंने लिखा प्राकृतिक वास का विनाश, प्राकृतिक वास का विनाश। ऑप्शन नंबर सी इन्होंने दिया यहीं पर परभक्षियों पर नियंत्रण, परभक्षी जो होते हैं, परभक्षियों पर नियंत्रण। और ऑप्शन नंबर डी है यहां पर आनुवांशिक कारण। अब आप ये देख लो, अभी जस्ट मैं यहां पे डिस्कशन कर रहा हूं कि जैव विविधता के सब कम होने का सबसे बड़ा कारण होता है आवासीय विनाश बच्चों। तो यहां पर भी जो इन्होंने यूपीपीसीएस में क्वेश्चन बना रखा है कि हमारा ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये क्यों कम होगा, तो ये कहीं न कहीं प्राकृतिक आवास के कारण ही होगा। 2016 की भी पीसीएस परीक्षा में इस क्वेश्चन को रिपीट किया था इन्होंने, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसके अलावा हमारे पास ढेर सारे और भी कारण हैं जो जैव विविधता को कहीं ना कहीं कम करते हैं। जैसे दूसरा कारण अगर हम यहां पर देखें जैव विविधता में कमी होने का, तो यहां पर है विदेशी प्रजातियों का अटैक, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। इसके अलावा वैश्विक तापन, लगातार पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे भी कहीं ना कहीं जैव विविधता कम हो रही है। इसके अलावा बच्चों जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस बदलते क्लाइमेट में हर कोई सरवाइव नहीं कर पा रहा है, तो जो स्पीसीज अपने आप को सरवाइव नहीं कर पा रही हैं उनका क्या हो रहा है कि यहाँ पे खात्मा हो रहा है। डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशंस, एक बड़ा कारण है प्रदूषण, प्रदूषण से भी बहुत सारे जो है कि जीव जंतु लगातार विलुप्त हो रहे हैं, धरती से खत्म हो रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और कारण है, मैंने बोला ना कि लिस्ट बनाते जाएंगे तो कम से कम 50 टाइप के आपको कारण मिलेंगे जो कि जैव विविधता को कम करने के प्रमुख कारणों में आ जाएंगे। उसमें बच्चों सबसे जो इंपॉर्टेंट कारण है, मैं बार बार कह रहा हूं, आवासीय विनाश, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिक्लाइनिंग इन बायोडाइवर्सिटी लेवल। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे कि इस बायोडाइवर्सिटी जो लगातार कम हो रही है, तो इस बायोडाइवर्सिटी पर चर्चा कैसे की जाए, यानी इस बायोडाइवर्सिटी पर चर्चा करके हम इसका संरक्षण कैसे करें, कैसे हम इसको बचाएं।
तो इसको बचाने से पहले मैं यहां पर एक शब्द का आपको थोड़ा सा परिचय करा दूं। ये शब्द बड़ा ही ज्यादा घूमता रहता है परीक्षाओं में, उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। ये इस जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट होते हैं, पहले आपको ये समझना बेहद जरूरी है कि किन एरियाज को हम बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट या फिर जैव विविधता तप्त स्थल कहते हैं। तप्त स्थल। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का मतलब बच्चों होता है पृथ्वी के वे स्थान जहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता संकेंद्रित होती है। संकेंद्रित का मतलब ये होता है कि पूरी पृथ्वी पर जहां जहां पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, और पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां पे होगी? देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता वाले स्थानों को, सर्वाधिक बीडी वाले स्थानों को हमने क्या कह दिया? उसको हमने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कह दिया। अब सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको उन्हीं स्थान पे मिलेगा जहां पे टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा, और जहां पर वर्षा ज्यादा होगा। तो इस पूरी पृथ्वी पर टेम्परेचर और वर्षा जहां पर भी आपको ज्यादा दिखेगा, वो आप बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में डाल दोगे। इस बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट देने वाले वैज्ञानिक का नाम था नॉर्मन मायर्स। नॉर्मन मायर्स पहला आदमी था जिसने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के बारे में चर्चा किया था। इन्होंने बताया कि इस पूरी पृथ्वी पर लगभग 36 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, और इन 36 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट ऐसे हैं जो कहीं न कहीं हमारे इंडिया के आसपास में हैं। तो पहले तो आप ये देखिए कि इस पूरी धरती पर कितने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हो गए? तो 36 इस समय है। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट की संकल्पना किसने दिया? नॉर्मन मायर्स ने। बायोडाइवर्सिटी क्या है वो भी आपने समझ लिया। इस 36 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में हमारे इंडिया के पास कितने हैं? तो हमारे इंडिया के पास हैं 4। तो टोटल 36 हॉट स्पॉट हैं। इस 36 हॉट स्पॉट में इंडिया के पास 4, और ये 4 एरिया कौन कौन से हैं इनकी चर्चा आपसे मैं यहां पे कर दे रहा हूं। ये जो 4 भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, इसमें पहला एरिया है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंकन एरिया। तो श्रीलंका को लेकर जो पश्चिमी घाट वाला एरिया आता है, उसको हम 1 नंबर पे हॉट स्पॉट की कैटेगरी में डाल रहे हैं। नंबर 2 कैटेगरी जो हमारा है वो है अंडमान निकोबार एंड सुंडा लैंड। ये जो सुंडा लैंड है उसके आसपास का जो एरिया है अंडमान निकोबार के पास का, इसको हम दूसरे नंबर का बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कह रहे हैं। तीसरे नंबर पे जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है वो है इंडो बर्मा रीजन। इंडो बर्मा यानी बर्मा मतलब म्यांमार, तो इंडो बर्मा रीजन जो है ये बच्चों क्षेत्र, ये हमारा तीसरा बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। और चौथा जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है वो है हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन। इस इंडिया के पास टोटल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। पूरी दुनिया में कितने हॉट स्पॉट? 36। अगर हम इनको मैप में आपको दिखा दें तो आप मैप में देखिएगा, ये बच्चों इंडिया के हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट रीजन आपके सामने यहाँ पे खुले हुए हैं। अभी जैसे मैंने बोला कि पूरी दुनिया में 36 हॉट स्पॉट है, तो अपने इंडिया के पास कितने हैं? तो इंडिया के पास अपने 4 हॉट स्पॉट है। अब देखिए जो 4 हॉट स्पॉट है ये कौन कौन से हो गए? तो ये एक तो ये हिमालयन रीजन हो गया, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका हो गया, सुंडा लैंड, और यहाँ पे हम अंडमान निकोबार के पास का एरिया है, ये देखो ये पूरा का पूरा एरिया है, ये सुंडा लैंड वाला एरिया हो गया। इंडो बर्मा रीजन, देखिए ये पूरा का पूरा इंडो बर्मा रीजन हो गया। ये हिमालयन रीजन हो गया।
ये वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका हो गया। तो इन चारों एरियाज को मिलाकर ही इंडिया के बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात की जाती है। तो इस तरीके से हमारे देश में कुल दुनिया के 4 हॉटस्पॉट में से दुनिया के 36 हॉटस्पॉट में से 4 हॉटस्पॉट अपने यहां लोकेट करते हैं। एक चीज यहीं पे बच्चों में और आपको चर्चा कर दूं कि अब ये जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट हमको ये समझना है, मेगा डाइवर्स कंट्री। इसको भी आपको समझना है। मेगा डाइवर्स कंट्री का मतलब होता है महाविविधता वाले देश। इसको हिंदी में कहते हैं महाविविधता वाले देश। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता किन देशों के पास है, उन्हीं को हम मेगा डाइवर्स कंट्री कहते हैं। और इन मेगा डाइवर्स कंट्रीज की जो संख्या इस समय वर्ल्ड में चल रही है वो 17 है। तो जैसे एसएससी आपसे क्वेश्चन पूछी कि करेंटली हाउ मेनी कंट्रीज आर कैटेगराइज अंडर द मेगा डाइवर्स कंट्री, तो मेगा डाइवर्स कंट्री अपने पास टोटल 17 है। इस 17 मेगा डाइवर्स कंट्री में क्या हमारा इंडिया आता है? तो जी हां, इंडिया बिल्कुल आता है। और मेगा डाइवर्स कंट्री वही एरिया देश इसमें आएंगे जहां पे तापमान भी उच्च रहेगा और वर्षा भी उच्च रहेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों चीजों पर आपकी डाइवर्सिटी डिपेंड करती है। तो आप ये देख लो कि पूरी दुनिया में वे सारे देश जहां जहां पर हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल हो रहा है वो मेगा डाइवर्स कहलाएंगे, और इनकी संख्या 17 है। तो ये मेगा डाइवर्स कंट्री कौन कौन है, इनकी भी अगर हम यहाँ पे चर्चा करें, थोड़ा सा देख ले कि इनमें कौन कौन से आते हैं मेगा डाइवर्स कंट्रीज में, तो आपको दिखा देते हैं मेगा डाइवर्स कंट्रीज। बच्चों यहाँ पे जो मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं, इनकी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इनकी संख्या मैंने बताया कि 17 है। तो ये जो 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें देखिए मेगा डाइवर्स कंट्रीज में अमेरिका है, मैक्सिको है, वेनेजुएला है, ब्राजील है, कोलंबिया, इक्वाडोर है, पेरू है, कांगो डीआर है, साउथ अफ्रीका है, उसके बाद मेडागास्कर है, इंडिया है, चाइना है, फिलीपाइंस है, पापुआ न्यू गिनी है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है एंड मलेशिया है। इन 17 देशों को हम दुनिया के सबसे ज्यादा मेगा डाइवर्स कंट्रीज में मानते हैं। और इसी में आपको इंडिया का नाम भी दिख रहा होगा। जैसे एक और मैप है यहां पे, अगर हम लोग देख ले मेगा डाइवर्स कंट्रीज को, तो इसमें देखो आपका यहां पर बच्चों इस मेगा डाइवर्स कंट्रीज में हमारा भारत भी यहां पर शामिल। टोटल 17 देश आपको यहां पर दिख रहे हैं। कितने देश हैं? 17 देश, जिनको हम मेगा डाइवर्स कंट्री कहते हैं। जैसे मान लो अगर डीएसएस भी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मेगा डाइवर्स कंट्री नहीं कहलाएगा, ऑप्शन उसने दे दिया चीन मान लो, ऑप्शन उसने दे दिया ब्राजील दे दिया, ऑप्शन उसने जर्मनी दे दिया, ऑप्शन उसने भारत दे दिया। तो अब देखो भारत तो है ही, ब्राजील तो ये रहा ब्राजील, चीन तो चाइना भी यहां पर है, जर्मनी यहां है तो जर्मनी, ये पूरा यूरोप, मैंने कहा ना ये पूरा ठंडा सा एरिया है। ये देखो सहारा डेजर्ट है, गर्मी तो है लेकिन बारिश नहीं है। इन सब एरिया में आपको कोई नहीं मिलने वाला है। ये देखो पूरा रसिया का एरिया, सब ठंडा प्रदेश है। बायोडाइवर्सिटी आपको उन्हीं एरियाज में मिलेगा जहां पर क्या होगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर के साथ साथ वर्षा होगी। और वो 17 देश आपके सामने स्क्रीन पर पड़े हुए हैं। आप इसका जो है कि क्या करिए, स्क्रीनशॉट बच्चों देश का ले लीजिए, एक तरीके से नोट कर लीजिएगा कि ये 17 देश हमारे पास कौन कौन से हैं जो रुक जाना एक बार, 1 मिनट में भी स्क्रीनशॉट लेना। अब स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमारे पास जो 17 देश है वो कौन कौन से हैं मेगा डाइवर्स के। अब बच्चों हम लोग जो बात करेंगे यहां पर जैव विविधता का संरक्षण, तो जो जैव विविधता का संरक्षण होगा
कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आपको पता है कि इस धरती से लगातार जैव विविधता खत्म हो रही है। मैंने बताया भी आपको कि लगभग 50% इस पूरी पृथ्वी की जो जैव विविधता है वो लगभग समाप्त हो चुकी है। तो इस 50% जैव विविधता अभी जो बची हुई है, अब हम लोगों का ये भी एक कोशिश है कि फिलहाल तो इसी को बचा लिया जाए, नहीं तो हो सकता है आने वाले कुछ ही सालों में ये भी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। तो जैव विविधता को बचाने के स्पेशली दो तरीके होते हैं बच्चों। जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है उसका एक जो तरीका होता है इसको हम कहते हैं इन सीटू, इन सीटू, या फिर इसको हम बोल लेते हैं स्वस्थानीय। और दूसरा जो तरीका होता है इसको हम बोलते हैं एक्स सीटू। जो एक्स सीटू होता है इसका मतलब होता है बाह्य स्थानीय। तो पहले जो आप ये समझ लो कि इन दोनों तरीकों में बेसिक डिफरेंस क्या है। इन सीटू तरीका का मतलब होता है कि अगर कोई जीव जंतु या वनस्पति है जिसके ऊपर कोई खतरा है तो आप क्या करिए कि उसको उसी के स्थान पर जाकर बचा लीजिए। इन सीटू का मतलब यही होता है। जैसे कि मान लो टाइगर के ऊपर खतरा है तो टाइगर को घर मत लाओ, टाइगर को जंगल में, जिस जंगल में वो रह रहा है वहीं पे जाके उसको बचाइए। तो स्वस्थान का मतलब होता है, यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस है कि अगर किसी भी स्पीसीज के ऊपर, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, अगर उसके ऊपर खतरा है, लगता है कि वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, तो आप उसको उसके आवास में जाकर बचाओ, उसके आवास को आप सुरक्षित करो। दूसरी चीज, ये जो तरीका होता है एक्स सीटू, इसका मतलब होता है कि आप उस स्पीसीज को या उस जो भी पर्टिकुलर जानवर है, पर्टिकुलर पौधा है, आप उसको वहां से ले आओ और एक नए एरिया में या एक नए जगह पे रखकर आप उसको बचाने की कोशिश करिए। तो जैसे कि हम इसको एक ऐसे भी उदाहरण समझ सकते हैं कि कोई रोगी है, अगर रोगी को हम उसके घर में ही ठीक करने की कोशिश करेंगे तो वो होगा हमारा इन सीटू मेथड। और अगर रोगी को उसके घर से लाकर अस्पताल में रखकर ठीक करने की कोशिश करेंगे तो वो होगा हमारा एक्स सीटू मेथड। और ये दोनों मेथड के बहुत सारे इसमें जो है कि टेक्निक्स हैं जो काफी पॉपुलर हैं। जैसे इन सीटू में मैं कई नाम आपको लूंगा, आप कहोगे कि ये सब तो हम लोग पढ़े हैं। जैसे राष्ट्रीय पार्क, सबसे फेमस आपको एग्जाम्पल दिखेगा इसका नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय पार्क। इसके अलावा आपको बच्चों दिखेगा राष्ट्रीय पार्क के अलावा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसके अलावा आपको यहां पे जो अगला तरीका दिखेगा बच्चों वो होगा वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज, नेशनल पार्क, इसके अलावा टाइगर रिजर्व। इसके अलावा संरक्षित जो प्रोटेक्टेड होते हैं, संरक्षित या फिर आरक्षित वन। और एक इसमें और आता है जिसको हम कहते हैं पवित्र उपवन। पवित्र उपवन, ये कई सारे जो है कि मेथड्स हैं जो इन सीटू के अंतर्गत आते हैं। इन तरीकों में हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं, जैसे कि नेशनल पार्क इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस करती है, बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को अनाउंस करके इसको बचाने की कोशिश कर रही है, वन्य जीव अभ्यारण्य भारत सरकार घोषित करती है, पवित्र उपवन है, टाइगर रिजर्व है, बर्ड सेंचुरीज भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, एक और पक्षी अभ्यारण्य। तो पक्षी अभ्यारण्य का भी आजकल बहुत तेजी से नाम चल रहा है। आप ये सारे जो तरीके हैं बच्चों, ये कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी को बचाने का इन सीटू तरीका है। दूसरी तरफ अगर हम एक्स इसमें देखें कि एक्स सीटू में क्या क्या आ सकता है, तो एक्स सीटू का जो सबसे पॉपुलर है वो जू है। जू मतलब चिड़ियाघर। जू के अलावा एक्वेरियम्स बहुत सारे बने होते हैं, मछली घर, उसमें हम बहुत सारे जो मरीन स्पीसीज हैं, स्पेशली जो समुद्री जीव हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम बॉटनिकल गार्डन्स भी बनाए हुए हैं, बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन्स हैं
पूरे भारत में ढेर सारे बॉटनिकल गार्डन है जिनमें हम बहुत स्पेशली जो रेयर स्पीसीज हैं प्लांट्स के उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में हमें यहाँ पर बीज बैंक भी देखने को मिल रहे हैं। अभी भारत सरकार से लेकर दुनिया में हर जगह पर सीड बैंक खोले जा रहे हैं जिसमें जो स्पीसीज प्लांट्स की स्पेशली विलुप्त हो रही है उनके बीज को कम से कम सुरक्षित रखा जा रहा है। और यहाँ पर एक और तरीका है जो काफी पॉपुलर हो रहा है आजकल, वो जीन बैंक है। तो जैसे कोई स्पीसीज अगर विलुप्त हो रही है तो उसके जीन्स को ही क्या किया जा रहा है कि सुरक्षित करके रखा जा रहा है। तो ये जो सारे तरीके हैं यहाँ पर, इन लोगों को हम यहाँ पे हम इन सबको क्या कह रहे हैं कि एक्स-सी2 मेथड कह रहे हैं। और यहाँ पे आजकल जो सबसे फेमस चल रहा है उसको हम कह रहे हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ये जो क्रायो प्रिजर्वेशन है ये आजकल क्या हो रहा है, ये आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि लो टेम्परेचर पे, बहुत ही लो टेम्परेचर पर चीजों को, चाहे वो जीन्स हो या सीड हो, उन सबको क्या किया जाता है कि सुरक्षित। बहुत बार क्या होता है कि मनुष्यों के बहुत सारे अंगों को भी यहाँ पर लो टेम्परेचर पे हम लोग प्रिजर्व करके रख रहे हैं, जैसे किडनी है, लीवर है, इन सबको क्या कर रहे हैं कि हम वहां पे प्रिजर्व करके रख रहे हैं। तो ये जो आपको क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे दिखाया कि संरक्षण के ये दो स्पेशल तरीके हैं, इन सीटू और एक्स-सी2। इन सीटू में क्या क्या आएगा और एक्स-सी2 में क्या क्या आएगा बच्चों, ये बिल्कुल अच्छे से आप लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा। जैसे मान लो अगर आपसे दिल्ली पुलिस का परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो, अभी डीएसएसबी की परीक्षा होने वाली है, उसमें अगर वो आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जैव विविधता को बचाने का इन सीटू तरीका नहीं है या स्वस्थान वाला तरीका नहीं है, तो मान लीजिए कि आपसे ऑप्शन दे दिया कि राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य या पवित्र उपवन या फिर क्रायो प्रिजर्वेशन, तो आप क्रायो प्रिजर्वेशन को बता दोगे कि ये एक्स-सी2 है। अब यहां पर एक चीज और समझिएगा, ये जितने मेथड मैंने यहाँ पे लिखे हैं या जो ये टेक्निक्स मैंने बताई है डायवर्सिटी को बचाने का, इसमें आपको जो नहीं समझ में आ रहा होगा, आप मुझे जहां तक लग रहा है कि जैसे राष्ट्रीय पार्क तो आप सुने होंगे, इसमें आपको एक पे डाउट हो सकता है, जैसे ये पवित्र उपवन आपको दिख रहा है, ये क्या होता है। तो कई बच्चे जैसे कि जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि पवित्र उपवन क्या होते हैं, इनके बारे में पहले मैं बता दूं। इसमें जो बच्चों पवित्र उपवन है, पवित्र उपवन का मतलब ये होता है कि किसी भी जंगल में जो आदिवासी या ट्राइब्स हैं उनका जो पवित्र एरिया हो, जैसे उनके क्या होते हैं कि कोई लोकल देवी देवता वो बनाए होते हैं, स्थानीय देवी देवता, तो जंगल में एक जगह वो उनके लिए फिक्स कर देते हैं, वहीं पे उनका मंदिर वंदिर बना लेते हैं और फिर वहां पे किसी भी प्रकार की एक्टिविटी वो अलाउ नहीं करते हैं। तो वहां पे जो भी स्पीसीज होगा, चाहे प्लांट्स का या एनिमल का, वो क्या होगा, अपने आप कंजर्व रहेगा। तो ये तरीका भी हमारा काफी पॉपुलर हो रहा है और इसको भी हम बायोडायवर्सिटी को बचाने के तरीके में यूज करते हैं। उधर अगर हम देखें एक्स-सी2 के तरीकों में, तो यहां पे यू तो समझ में आई, वो आ रहा है आपको कि चिड़ियाघर क्या होता है, मछली घर। बॉटनिकल गार्डन के बारे में आप ये समझ लो कि भारत सरकार ने अपने यहाँ क्या है कि तमाम शहरों में बॉटनिकल गार्डन स्थापित करने का एक वो प्रोग्राम चलाया है। इसमें वो क्या करते हैं कि जो भी रेयर स्पीसीज हैं प्लांट्स के, फ्लावर्स के या किसी भी चीज के, तो उनको इस बॉटनिकल गार्डन में लाकर वो क्या करते हैं कि कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर एक ये जीन बैंक आपको दिख रहा होगा, अभी इस पर यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन आया था। यूपी पीसीएस में क्या क्वेश्चन आपको यहां पे पूछ सकते हैं कि जीन बैंक क्या होते हैं। तो जीन बैंक एक्चुअल में बच्चों ऐसे बैंक हैं आजकल के, एक ऐसे स्टोर रूम है, इसको आप कह सकते हो कि जहां पर हम क्या करते हैं कि जो मनुष्य है, जो उनके या जो कोई भी और स्पीसीज है, कोई और भी जीव जंतु है, तो उसके जो जीन्स होते हैं उन जीन्स को यहां पे सुरक्षित रखा जाता है। जैसे क्या है कि हमारी साइंस जो है इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वैज्ञानिकों को यह पता चल चुका है कि हर मानव के अंदर उसका एक एक जो क्वालिटी है, वो मुस्कुराने वाला होगा कि वो खड़ूस सा होगा, उसके बाल जो है कि स्ट्रेट होंगे कि कर्ली होंगे, मतलब हर एक फीचर
किसी भी मानव में या किसी अन्य जीव जंतु में, उसके जीन्स पे डिपेंड करेगा। और वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि इतने एडवांस हो गए हैं कि वो सारे जीन्स को पहचान भी चुके हैं कि किस जीन की वजह से लड़के की हाइट रुक रही है, किस जीन की वजह से लड़के के बाल स्ट्रेट हो रहे हैं या ऐसे। तो ये जीन्स को वो क्या करें, सुरक्षित रख रहे हैं। और जब वो जीन्स को सुरक्षित रख लेंगे तो मान लो जैसे अभी इस समय क्लाइमेट एक अनफेवरेबल है इनके लिए, मान लो कोई जीव जंतु है, जैसे डायनासोर का एग्जांपल लें, तो डायनासोर अभी क्या है कि नहीं आपको एग्जिस्ट करते हुए दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि इस समय उसके लायक क्लाइमेट नहीं है। बट हमने डायनासोर के क्या किए, जीन्स को कंजर्व कर लिया। इन फ्यूचर हमको ये उम्मीद है कि जब क्लाइमेट फिर से ठीक होगा तो हम उस जीन्स की मदद से इस धरती से जो विलुप्त हो चुका है डायनासोर, उसको दोबारा बना लेंगे। एक तो ये फायदा हो जाएगा इसका, और दूसरा फायदा ये हो जाएगा कि जब हम जीन्स पर इतनी स्टडी कर लिए हैं तो यहां पर हमको अपने मनचाहे या जिस प्रकार का हम जीव जंतु चाह रहे हैं या खुद का बच्चा जिस प्रकार का हम चाह रहे हैं वैसा हम यहाँ पे कर सकते हैं। इस पर मैं एक मजेदार आपको किस्सा बताता हूं कि एक चाइना का वैज्ञानिक था बच्चों, उसने क्या किया कि एक प्रोजेक्ट पेपर अपना पेश किया पूरी दुनिया के सामने। उस प्रोजेक्ट पेपर में उसने डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट दिया। डिजाइनर बेबी का मतलब जैसे कि उसने कहा कि भाई जो भी पेरेंट्स हैं वो चिंता न करें, उनको जैसा बच्चा चाहिए, बच्चे के अंदर जो जो फीचर चाहिए वो आप बताओ डॉक्टर को, और डॉक्टर उस फीचर के हिसाब से जीन्स को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर देगा। आपका बच्चा बिल्कुल स्मार्ट जीनियस इस तरीके का हो जाएगा। तो जब वो ये पेपर प्रस्तुत किया तो दुनिया के अन्य सारे लोग या वैज्ञानिक जो नैतिकता की बात करते थे वो तो एकदम खिलाफ हो गए, कहे कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये तो पूरी की पूरी जो है कि मानवता के खिलाफ हो जाएगी। और वास्तव में इस डिजाइनर बच्चे को अफोर्ड करना ये आम आदमी के बस का तो है नहीं। ये तो अंबानी जैसे लोग या जो बहुत पैसे जिनके पास है वही अपने लिए डिजाइनर बच्चा मतलब कि क्या करेंगे, सरवाइव कर पाएंगे। हम जैसे जो आम लोग हैं, हम लोगों के जो बच्चे या आम जनता के जो बच्चे होंगे वो तो वही नॉर्मल रहेंगे, और ये जो अमीरों के बच्चे होंगे वो डिजाइनर होंगे। और डिजाइनर का मतलब पूरा का पूरा क्या होगा, एकदम स्मार्ट होंगे, एक एक क्वालिटी उनके अंदर होगा। क्योंकि मान लो अगर किसी अमीर का बच्चा नाटा रह जाता है, उसकी हाइट कम रह जाती है, तो डॉक्टर उसको पहले ही पता चल जाएगा कि इसकी जिस जीन की वजह से इसकी लंबाई रुक रही है वो तो इसके अंदर एक्टिवेट है ही नहीं, तो उसको वो क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, जिससे उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, भाग जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना मनचाहा बच्चा पा सकते हैं। लेकिन चाइना के इस शोध पर लोगों ने आपत्ति जताई, कहा कि ये पूरी मानवता के खिलाफ हो जाएगा। खैर हॉलीवुड में इस कॉन्सेप्ट पे कई सारी मूवीज बन चुकी हैं, आप चाहें तो देख भी सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग वापस यहां पर आते हैं। यहां पर एक चीज और जो मैंने बताया कि यूपी पीसीएस में अभी पूछा था कि क्या भारत ने भी कोई जीन बैंक खोल लिया है, तो जी हां, भारत सरकार का जो पहला जीन बैंक है वो महाराष्ट्र में खोला गया है 2022 में। तो 2022 में इंडिया का पहला जीन बैंक खुल चुका है, याद रखिएगा। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है बच्चों, इसको थोड़ा सा समझिएगा। क्रायो प्रिजर्वेशन, जो क्रायो प्रिजर्वेशन होता है इसको हम कहते हैं निम्न तापीय संरक्षण। निम्न तापीय संरक्षण का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, बिल्कुल लो टेम्परेचर पे ले जाते हैं, इसको हम निम्न तापीय संरक्षण कहते हैं। देखिए आप लोग भी घरों में फ्रिज यूज करते होंगे। हम फ्रिज क्यों यूज करते हैं? फ्रिज यूज करने का मतलब होता है कि टेम्परेचर को लो कर देना। बिल्कुल टेम्परेचर हम यहां पे क्या करेंगे, लो कर देंगे। और जब लो टेम्परेचर कर देंगे तो किसी भी चीज में, जो खाने पीने की चीज है या कोई भी चीज है, उसमें जो बैक्टीरिया या वायरस जो बढ़ने के चांसेस उनके होते हैं वो कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो जैसे हमने फ्रिज में दाल रख दिया बनाकर, अब इस दाल में मान लो एक बैक्टीरिया आ गया कहीं से भी,
अब ये बैक्टीरिया अगर बाहर हम इसको रखेंगे तो टेम्परेचर हाई होगा, और हाई टेम्परेचर पे वो लगातार प्रजनन करेगा, और प्रजनन करके ढेर सारे बैक्टीरिया इस दाल में पैदा कर देगा, जिससे दाल हमारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन अगर इसी दाल को हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बिल्कुल लो हो जाएगा, और जब लो हो जाएगा तो इस बैक्टीरिया की प्रजनन पावर भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जब प्रजनन पावर खत्म हो जाएगी तो उसकी संख्या उसमें नहीं बढ़ पाएगी, जिससे वो पूरी तरह से क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो क्रायो प्रिजर्वेशन में जनरली निम्न तापीय संरक्षण करते हैं, और इसमें जिस लिक्विड पदार्थ का यूज किया जाता है वो बच्चों होता है नाइट्रोजन, याद रखिएगा। तो नाइट्रोजन में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज को नाइट्रोजन के लिक्विड में रखकर और फिर उसको हम क्या करते हैं कि बिल्कुल लो टेम्परेचर पे प्रिजर्व कर देते हैं, जिससे कोई भी चीज काफी लंबे समय तक संरक्षित रहती है। ये जो हमारे तरीके थे, इसमें सारे के सारे तरीके ये बायोडायवर्सिटी को बचाने के इन सीटू और एक्स सीटू मेथड्स थे। अब इसमें से आपको लगभग सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें हम लोग कुछ स्पेशल की बात करेंगे, जैसे यहां पर हम लोग टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, BSR की बात करेंगे, नेशनल पार्क की बात करेंगे। तो इन सब की बात हम लोग अगली वीडियो में करेंगे बच्चों। तो यहां पर जो हमारी जो क्लास है, इसमें आज हम लोगों ने बायोडायवर्सिटी को काफी अच्छे से समझ लिया, और इसमें बायोडायवर्सिटी क्या होती है, बायोडायवर्सिटी किस पर निर्भर करती है, बायोडायवर्सिटी को बचाने के बायोडायवर्सिटी के कम होने के क्या क्या कारण है, और सबसे लास्ट बायोडायवर्सिटी के बचाने के तरीके। अब इन तरीकों का बिल्कुल ब्रीफ में डिस्कशन होगा अगली वीडियो में। धन्यवाद।